नमस्कार। मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ। आज हम मिलेंगे हिंदी साहित्य के चर्चित साहित्यकार मिथिलेश्वर से। आपका जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के बैसाडीह नामक गांव में हुआ था। आपकी शिक्षा दीक्षा MA PhD तक है। आपकी प्रमुख प्रकाशित पुस्तकों में कहानी संग्रह है बाबूजी, बंद रास्तों के बीच, दूसरा महाभारत, मेघना का निर्णय, तिरिया जन्म, हरिहर काका, एक में अनेक, एक थे प्रोफेसर बीलाल, भोर होने से पहले, जमुने। और आपके कुछ उपन्यास भी प्रस्तुत हैं, जिसमें झुनिया, युद्धस्थल, प्रेम न बाड़ी उपजे हैं। बाबूजी कहानी संग्रह के लिए मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा 1976 में आपको अखिल भारतीय मुक्तिबोध पुरस्कार दिया गया था। बंद रास्तों के बीच कहानी संग्रह के लिए सोवियत रूस द्वारा वर्ष 1979 के सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया। मेघना का निर्णय कहानी संग्रह के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 1981-82 के यशपाल पुरस्कार से आपको नवाजा गया। निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन द्वारा राज्य के सर्वोत्कृष्ट हिंदी लेखक के लिए वर्ष 1983 के अमृत पुरस्कार से पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया। आइए हम इस लेखक की लिखी एक कहानी का पाठ करते हैं, जो बेहद ही रोचक कहानी है। कहानी का शीर्षक है बीच रास्ते में। आधी रात में ही उसकी नींद टूट जाती है। वह बिछावन से उठकर आंगन में आता है, फिर आकाश की ओर ताकता है। रात का कुछ भी अनुमान नहीं लगा पाता है वह। उसे अपने ऊपर खीज होती है। पता नहीं यह कला कब सीख पाएगा वह। हालांकि वह जानता है कि घड़ी के अभाव में इस कला का ज्ञान नितांत आवश्यक है। खैर, अभी नया है, धीरे धीरे सब सीख जाएगा। बाबूजी कहते थे कि नई उम्र में उन्हें भी रात का ज्ञान नहीं हो पाता था, लेकिन अब तो बगैर आकाश की ओर देखे ही बता देते हैं। वह जाकर बाबू को जगाता है। बाबू उठते ही समझ जाते हैं, जानते हैं सुबह जल्दी ही इंटरव्यू के लिए जाना है उसे। एक क्षण के लिए आंख मलते रहते हैं, फिर कहते हैं, जाओ अभी सो जाओ, अभी तो आधी रात बाकी है। वह पुनः अपने बिछावन पर आ जाता है। छोटा भाई नरेन बगल में सोया है। वह हाथ बढ़ाकर नरेन को खोजता है। नरेन का आधा शरीर बिस्तर से बाहर है। अपनी ओर की रजाई खिसकाकर वह नरेन को भी ढक देता है। इतनी छोटी रजाई में अबट नहीं पाते हैं वे दोनों, काफ़ी लंबे जो हो गए हैं। उसे अच्छी तरह याद है उनके बचपन में ही यह रजाई बनी थी। वह आँख मूंद लेता है, फिर भी नींद नहीं आती। जानता है अब आएगी भी नहीं। अक्सर रात में जब वह एक बार नींद टूट जाती है तो फिर सारी रात यूं ही गुजर जाती है। खासकर सुबह के समय जब कहीं इंटरव्यू देने जाना होता है, ये घटना जरूर घटती है। माँ कहती है, इंटरव्यू में जाने की उतावली के चलते ही तुझे नींद नहीं आती है, या फिर आधी रात को ही तेरी नींद टूट जाती है। लेकिन यह माँ की गलत धारणा है। सच तो यह है कि उसे धोती और कमीज की चिंता सता रही होती है, जिससे बार बार उसकी नींद खुल जाती है। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि बिस्तर पर वह देर तक सोया रहा और इस बीच नरेन धोती कमीज पहनकर किसी आवश्यक कार्य से बाहर निकल पड़ा और फिर उठकर अपने ऊपर झल्लाते और पूरा दिन झक मारते रहने के सिवाय उसने कुछ नहीं किया। आखिर एक फटी हुई लुंगी और बनियान पहनकर वह कहाँ जाए? उसे नरेन पर गुस्सा नहीं आता। आखिर वह करे भी तो क्या? वह तो खुद उसे बड़ा भाई समझकर लिहाज करता है। अगर वह जानता होता कि उसे किसी आवश्यक कार्य के लिए जाना है तो वह अपने जाने का विचार ही समाप्त कर देता है। लेकिन जब नरेन का जाना उसके जाने से ज़्यादा ज़रूरी होता है, तब वह सुबह के तड़के एकदम चुपके से उठता है और धोती कमीज पहनकर निकल पड़ता है। एक बार की घटना उसे आज भी अच्छी तरह याद है। नरेन को बगल वाले गांव जाना था। वहाँ का एक आदमी बेरोजगार युवकों को नौकरियाँ दिलवाता था। उसने नरेन को भी बुलवाया था, लेकिन सुबह नरेन के उठने से पहले ही वह धोती कमीज पहन कस्बे के डॉक्टर मुखर्जी की डिस्पेंसरी चला गया था। पिछले हफ्ते भर के अखबारों में रिक्त स्थान के कॉलम देखने पर जब शाम को लौट कर
घर आया तो पाया कि नरेन गुस्से से जल रहा है और बाबू से झगड़ रहा है कि मुझे भी एक अलग धोती और कमीज बनवा दीजिए। चूँकि नरेन सबसे छोटा लड़का है इसलिए बाबू उसे डांटते नहीं, बल्कि दुलार से समझा रहे थे कि और 2-4 महीना सब्र करो, लगन बीत जाने पर तुम्हें अलग धोती कमीज बनवा दूंगा। इस समय लगन के चलते कपड़ों के भाव बहुत बढ़ गए। उस दिन बाबू की यह बात सुनकर उसे भी बहुत खुशी हुई थी। सोचा था कि चलो धोती और कमीज की चिंता से तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन यह क्या, लगन के बीतने पर भी कपड़ों के भाव उतरने के बजाय बढ़ गए थे। और अब जो रोज भावों की बढ़ती दरें देखते हुए यह लगने लगा है कि धोती कमीज की उसकी यह समस्या कभी हल नहीं हो पाएगी। उसके पास तो एक लुंगी है, पर नरेन बेचारा तो अच्छे के ऊपर सिर्फ कच्छे के ऊपर अंगोछा लपेट कर ही रह जाता है, या फिर वह जब धोती कमीज पहन कहीं चला गया होता है तब उसकी फटी लुंगी पहन वह दोस्तों के साथ गांव में घूम रहा होता है। कभी कभी नरेन को जब कपड़ों की तकलीफ बहुत ज़्यादा सताने लगती है तब वह बाबू से झगड़ने लगता है, लेकिन नरेन की यह आदत उसे ठीक नहीं लगती। बाबू के सामने कपड़ों के लिए प्रस्ताव रखना वह एकदम बेकार समझता है। इस महंगाई के ज़माने में उनके लिए बाबू पैसे कहाँ से जुटाएंगे। बाबू के पास है ही क्या, उनके पास भी तो सिर्फ एक ही धोती है, उसी को लपेटे कर सोते हैं और सुबह उसे पहनकर गले में टीन का डब्बा लटकाए हाथ में घंटी टुनटुनी बनाते हुए मूंगफली बेचने निकल जाते हैं। माँ की भी यही हालत है, एक ही धोती उसके पास भी है। अब तो वह बहुत पुरानी हो गई है, जगह जगह से फट रही है। कभी कभी इन समस्याओं को देखते हुए उसे घृणा होने लगती। एक सवाल खड़ा हो जाता उसके सामने कि आखिर उसकी जवानी किस दिन के लिए है। वह उंगली पर जोड़ता है 22 वर्ष पूरे हो गए उसे। उससे 4 साल छोटा नरेन भी 18 का हो गया, लेकिन क्या कर लिया उन लोगों ने, अभी तक तो कहीं से एक फूटी कौड़ी भी हासिल नहीं की। वह अपने को और नरेन को लेकर बराबर सोचता रहता है कि उन्हें डूब मरना चाहिए। इस जवानी में भी वे एक बूढ़े बाप के सहारे जी रहे हैं। देर तक चित पड़े रहने के बाद वह करवट बदल देता है। किनारे से रजाई के हट जाने के कारण ठंड लगने लगती है। वह सिमट कर नरेन से सट जाता है। उसे अच्छी तरह याद है बाबू ने उसे मैट्रिक तक इसलिए पढ़ाया कि गले में टीन लटकाकर ढोने वाले रोजगार से वह अलग रह सके, और फिर उसमें शक्ति हो तो बुढ़ापे में बाबू को भी इस रोजगार से मुक्ति दिला सके। लेकिन वह कुछ नहीं कर सका, न तो अपने लिए और न बाबू के लिए ही। अर्जियां भेजते भेजते 4 साल गुजर गए, फिर भी कहीं जुगाड़ न बैठ पाया। इन 4 सालों में नरेन भी मैट्रिक पास कर गया। अब वे दोनों साथ साथ अर्जियां भेजते हैं। बाबू ने किस हालत से उन्हें पढ़ाया है यह वह याद नहीं करना चाहता, क्योंकि यह याद आते ही उसे कहीं छिप कर रोना पड़ता है। उसने खुली आंखों से देखा है बाबू और माँ को अपनी अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं के साथ समझौते करने पड़े हैं। खैर, तब जो भी हुआ हो उसे अब याद करने से क्या फ़ायदा। जीने के लिए अब तो उसे कुछ न कुछ करना ही है। बाबू को भी इंटरव्यू पर अब विश्वास नहीं रहा। वह भी जब कहते हैं कि कोई दूसरा रोजगार करो, लेकिन वह कैसे कोई दूसरा रोजगार करे, बिना पूंजी कोई रोजगार भी तो नहीं। वह देर तक यूं ही सोचता रहता है। अचानक नरेन की नींद खुल जाती है। नरेन भी उठकर बाबू को जगाता है और पूछता है, सुबह हो गई बाबू? नहीं, अभी देर है, बाबू कहते हैं। नरेन पुनः आकर सो जाता है। लेकिन नरेन की यह बात सुनकर उसकी चिंता और अधिक बढ़ जाती है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। अनेक सवाल उसे डराने लगते हैं। क्या नरेन को भी सुबह कहीं जाना है? क्या नरेन भी कस्बे में होने वाली पुलिस बहाली में जाएगा? अब उससे रहा नहीं जाता तो धीरे से नरेन से पूछता है, क्या सुबह तुम्हें कहीं जाना है? हाँ, अपने कस्बे में पुलिस की भर्ती है, उसी में तो मुझे भी जाना है। फिर दोनों मौन हो जाते हैं। देर तक यूं ही खामोश पड़े रहते हैं। वह सोचता है कि क्या उसी की तरह नरेन भी यह सोच रहा है कि अब कैसे जाया जाए। जरूर सोच रहा होगा, जब से मैट्रिक पास किया है नौकरी पाने के लिए उसी की तरह बेताब रहता है। लेकिन एक ही धोती कमीज, फिर दोनों कैसे जा सकते हैं? कुछ देर बाद खामोशी को तोड़ते हुए नरेन धीरे से कहता है, मेरे दोस्त कह रहे थे कि तुम काफ़ी लंबे हो, दौड़ते भी तेज हो, तुम्हारी नियुक्ति हो जाएगी। एक क्षण की चुप्पी के बाद वह भी कहता है, कस्बे के मास्टर साहब ने
मेरी नियुक्ति के बारे में सिफारिश करने की बात कही है। अब ये दोनों पुनः खामोश हो जाते हैं। शायद एक ही बात पर दोनों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि कच्छे और बनियान पर भी पुलिस यूं ही लाइन से बाहर कर देगी, कहेगी पगला है। तो फिर क्या किया जाए? अंदर ही अंदर घुटते हुए वे गहरी चिंताओं में खो जाते हैं। लंबे समय तक मौन रहने के बाद नरेन को एक बात सूझती है। वह कहता है, भैया क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपकी लुंगी पहनकर कस्बे के इधर ही कहीं बैठा रहूं और जब आप इंटरव्यू देकर आएँ तब मैं आऊं? नरेन को यह बात उसे काट कर रख देती है। भीतर ही भीतर उसका मन रोने को हो आता है। फिर वह सोचता है, नरेन ठीक ही कह रहा है, इसके सिवा दूसरा रास्ता ही क्या है। वह नरेन से कहता है, ठीक है ऐसा ही करो। सुबह तड़के ही दोनों भाई चल देते हैं। नरेन उसकी फटी हुई लुंगी और बनियान में है तथा वह धोती और कमीज में। बहुत पहले नरेन के पास भी एक पायजामा कमीज था, लेकिन उसके स्कूली जीवन के साथ ही वह भी गुजर गया। जनवरी आधी बीतने पर भी ठंड कम नहीं हुई है। धोती और कमीज पहनने के बाद भी वह कांप रहा है। सोच रहा है नरेन को शायद और ठंड लग रही होगी। हालांकि नरेन ने अंगूछा अपने कान पर लपेट दिया है। वह नरेन की ओर देखता है। नरेन काफ़ी लजाया हुआ सा लगता है। वह समझ जाता है कि सिर्फ लुंगी और बनियान पहनने के कारण ही नरेन को शर्म आ रही है। गांव से निकलकर तेजी से चलने लगते हैं। गांव से कस्बे की दूरी लगभग 4 मील है। गांव से होते हुए एक मोटी सी पगडंडी सीधे कस्बे तक चली जाती है, लेकिन नरेन सिमटा सिकुड़ा पगडंडी से बिल्कुल अलग खेतों में चला जा रहा है। डर रहा है कि कहीं कोई साथी मिल जाएगा तो पूछ लेगा, लुंगी और बनियान में कहाँ जा रहे हो। कुछ देर तक वे चलते रहे, आपस में कुछ नहीं बोलते। समीप होते तो जरूर बातें करते, लेकिन नरेन तो उससे दूर दूर चल रहा है। वह सोच रहा है कि ज़रूर नरेन उसी की तरह सोच रहा होगा कि यह बहुत सुनहरा अवसर है। अक्सर आरा और पटना से ही पुलिस की भर्ती होती है। अपने कस्बे में होने वाली यह पहली भर्ती है। कस्बे के कुछ इधर ही बीच रास्ते में नरेन उसके करीब आ जाता है। फिर पगडंडी से सटे एक घने ईख के खेत के पास खड़ा होकर कहता है, मैं यहीं छिपा रहता हूँ, तब तक आप इंटरव्यू देकर आइए। इससे पहले कि वह नरेन से कहे, मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, नरेन ईख के खेत में घुस जाता है। अब वह कस्बे की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। नरेन से अलग होने के बाद वह जल्द ही कस्बे में आ जाता है, लेकिन कस्बे की भीड़ को देखकर अचंभे में पड़ जाता है। अपने कस्बे में इतनी भीड़ किसी मेले के अवसर पर भी उसने नहीं देखी थी। कुछ जाने पहचाने और ढेर सारे अनजाने चेहरे उसे दिखते हैं। भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ता है, फिर स्कूल में चला जाता है। काफ़ी छानबीन के बाद वह मास्टर साहब को पकड़ लेता है, लेकिन मास्टर साहब उसे निराश कर देते हैं। कहते हैं, मुझे जानने वाला पुलिस अफसर अब तक नहीं आया है और शायद अब आएगा भी नहीं। वह स्कूल से आगे बढ़कर भीड़ में खो जाता है। फिर देर तक भीड़ का हिस्सा बना रहता है। कभी हल्ला होता है कि कतार उधर लगी है, तो कभी स्कूल के सामने वाली अहाते की ओर। दोपहर तक वह इसी तरह भीड़ के बीच धक्का मुक्की खाता रहता है। अच्छी तरह कतार कभी लग ही नहीं पाती है, बार बार लगकर टूट जाती है। पीछे वाले दौड़ दौड़ कर आगे आ जाते हैं। फिर वही गड़बड़ घोटाला, सही व्यवस्था ही नहीं है हो पाती है। अचानक उसका एक दोस्त मिल जाता है, उसका सहपाठी। वह करीब बढ़कर उससे हाथ मिलाता है। इससे पहले कि वह कुछ समाचार पूछे, दोस्त का उठता है, यार तुम बेकार आए हो, तुम तो छोटे हो, लंबाई में छट जाओगे, तुम्हें नरेन को भेज देना चाहिए था, वह काफ़ी लंबा तगड़ा है। दोस्त की बात सुनकर उसका उत्साह बिल्कुल मर जाता है। उसके चेहरे पर मायूसी छा जाती है। उसे नरेन की रात वाली बात याद आती है। नरेन ने कहा था, मेरे दोस्त कह रहे थे तुम काफ़ी लंबे हो, दौड़ते भी तेज हो, तुम्हारी नियुक्ति हो जाएगी। अब उससे वहाँ एक क्षण भी ठहरा नहीं जाता। भीड़ से निकलते हुए अपने रास्ते की ओर चल देता है। सोचता है नरेन ऊब गया होगा, शायद झल्ला भी रहा होगा। कदम काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने लगता है। वह देखते ही देखते कस्बे को पार कर गांव जाने वाली पगडंडी पकड़ लेता है। फिर बीच रास्ते में लगे ईख के खेतों के पास वह कुछ ही क्षण में पहुंच जाता है। उसके पंजाब की ध्वनि सुनते ही नरेन ईख के खेतों से बाहर आ जाता है। वह नरेन को देखता है। नरेन की आंखें लाल लाल हैं और मुंह झाग से भरा है। इससे पहले कि वह कुछ पूछे, स्वयं प्रश्न कर उठता है, क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी कतार नहीं लगी, सोचा तुम ऊब गए होगे इसलिए चलाया। ठीक है, जल्दी कमीज निकालिए। नरेन की उतावली एकदम बढ़ जाती है। वह कमीज निकालने लगता है और नरेन
सर से उस कमर पर लिपटी धोती खोल देता है। नरेन की इस हरकत से वह गुस्से से जल जाता है। काश अच्छा कच्छा नहीं पहने होता तो आज नंगा ही हो जाता। नरेन बहुत तेजी से धोती कमीज पहनकर भाग पड़ता है। भागते भागते कहता है, मेरा अंगोछा ईख के खेत में है, ले लीजिएगा। वह चुपचाप खड़ा नरेन को देखता रहता है। बेतहाशा भागता नरेन जल्द ही आंखों से ओझल हो जाता है। अब वह एक क्षण के लिए भी इत्मीनान की सांस लेता है। फिर नरेन द्वारा खोलकर फेंक दी गई अपनी फटी लुंगी उठाकर झाड़ता है। सहसा उसे शर्म आने लगती है। सोचता है कहीं कोई देख तो नहीं रहा। बीच रास्ते में वह कच्छा और बनियान में ही खड़ा है। वह आगे और पीछे के रास्तों पर दूर तक देख लेता है, कहीं कोई नहीं। फिर भी उसकी लज्जा नहीं जाती। वह ईंख के खेत में घुस जाता है। सोचता है खेत के अंदर ही लुंगी पहन लेगा। ईंख के खेत के अंदर काफ़ी दूरी तक प्रवेश करने के बाद उसे नरेन का बिछा हुआ एक अंगोछा दिखता है। वह वहां पहुंच जाता है। एक क्षण के लिए खड़ा रहता है। फिर सोचता है लुंगी लपेटकर अंगोछा पर ही बैठा जाए। शाम गहराने पर चला जाएगा। लेकिन अचानक वह कांप उठता है। अंगोछे की बगल में ईंख के डंठल से लिपटा हुआ एक सांस बेहोशी की स्थिति में पड़ा है। वह साफ पहचान जाता है, यह गेहूं सांप है। हठात उसकी आंखों के सामने नरेन का चेहरा झलकने लगता है। नरेन की आंखें लाल, मुंह से झाग भरा हुआ था। जरूर उस सांप ने नरेन को डस लिया है। इंटरव्यू में जाने की उतावली के चलते उसे शायद पता ही नहीं चला कि उसे अपने गांव की कटी सबकटी की अनेक घटनाएं याद हो जाती हैं। फिर पागल सा उठता है वह। हाय नरेन मेरा भाई। उसे एक क्षण भी वहां खड़ा नहीं रहा जाता। उसके हाथ की लुंगी छूटकर गिर जाती है। विक्षिप्त सा वह ईंख के खेतों से निकल कस्बे की ओर भागता है। नरेन नरेन नरेन। उसकी आवाज़ सुने मैदान में दूर तक फैल जाती है। अगल बगल के खेतों में धान काटती औरतें और उसके बच्चे खड़े होकर देखते हैं, फिर हल्ला मचाते हैं, पागल है पागल है। वह सरपट भागते हुए कस्बे में पहुंच जाता है। राह चलते राहगीर उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रहते हैं। वह इंटरव्यू के लिए आए युवकों की भीड़ में घुस जाता है। नरेन नरेन चिल्लाता हुआ। लोग उसे देख लेते हैं और पूछते हैं क्यों, क्या बात है। वह कुछ नहीं बोलता, सिर्फ सबके चेहरे घुरते हुए नरेन नरेन चिल्लाता रहता है। लोग हल्ला मचाते हैं, पागल है पागल है। देखते देखते भीड़ लग जाती है। बच्चे उसे घेर लेते हैं। वह धूल से सना है। लोग उसे रोड़े, धूल और कंकड़ों की वर्षा शुरू कर देते हैं। वह भीड़ को चीरता हुआ आगे भागता है तो बच्चे उससे पीछे दौड़ना आरंभ कर देते हैं। पागल है पागल है। एक बड़ा सा पत्थर जोर से उसके माथे से टकराता है और रक्त की धार निकल पड़ती है। वह सहसा पीड़ा से कराह उठता है और जान बचाकर गांव की ओर भागता है। पक्की सड़क से उठकर गांव जाने वाली पगडंडी पर दौड़ने लगता है। बुरी तरह थक गया है वह। उससे दौड़ा भी नहीं जा रहा। बीच रास्ते में ही वह धड़ाम से गिर पड़ता है। फिर जल्दी उठ भी नहीं पाता, वहीं पड़ा रहता है। सोचता है गांव जाकर बाबू को क्या जवाब देगा, क्या कहेगा नरेन के बारे में। यहीं तक कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।